अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन। फॉरेंसिक साइंस का अब हम कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जब भी अगर कहीं पे भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है या फिर कोई क्राइम होता है तो जो अब क्या क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है, क्या क्राइम हुआ है, किस तरह के कौन कौन से वहाँ पे एविडेंसेस हो सकते हैं जिनकी जो कलेक्शन होती है या जो भी एविडेंस होते हैं उनकी कलेक्शन जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन के अंदर। ठीक है, तो अगर हम जो हमारे पास वहाँ पे क्राइम सीन जहाँ पे भी हुआ है, जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है, अगर वहाँ पे जो है वो एविडेंसेस की कलेक्शन जो है वो सही तरह से ना की जाए और जो भी एविडेंसेस हैं वो एट द स्पॉट जो है वो कलेक्ट ना किए जाएँ, क्योंकि समटाइम ये होता है कि बहुत सारे जो है वो एविडेंसेस जो है वो हम ये कह सकते हैं कि डिस्कार्ड होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का मेन मकसद क्या होता है, कुछ इसके मेन गोल होते हैं क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के, जिसके अंदर फर्स्ट वन क्या होता है कि रिकॉग्नाइज मीन्स क्या कि रिकॉग्नाइज करना कि कौन सी जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है, किस टाइप का जो है वो क्राइम जो है वो हुआ है, किस तरह से जो है वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी जो है वो की गई है, किस टाइप का जो है वो इंस्ट्रूमेंट कोई टूल यूज़ किया गया है या फिर कोई भी जिस तरह का चीज़ यूज़ की गई है। देन डॉक्यूमेंटेशन। अब क्राइम सीन की जब उसने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसने वहाँ पे जो है वो रिकॉग्नाइज किया कि क्या किया गया है, किस तरह से अगर कोई गन से बुलेट्स फायर किए गए हैं, कोई केसिंग है या कोई भी डिफरेंट जो एविडेंसेस होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करना। देन इनकी कलेक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन, और इसके साथ साथ जो होता है कि जो भी क्राइम सीन होता है वहाँ से जो भी एविडेंसेस होते हैं उनकी कलेक्शन करके देन उनकी मतलब हम ये कह सकते हैं कि उनकी डॉक्यूमेंटेशन करना, उनकी लेबलिंग करना कि कौन सा जो है वो कहाँ से किस जगह से किस फॉर्म के अंदर जो है वो कलेक्ट किया गया। तो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के मेन थ्री यही आते हैं कि रिकॉग्नाइज करना कि कहाँ पे कौन सी क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है, देन डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ कलेक्शन एविडेंस की कलेक्शन और एविडेंस की जितनी भी कलेक्शन होती है क्राइम सीन के ऊपर से वो करना। ठीक है, बेसिकली हम कहते हैं कि जो भी अगर कोई भी क्राइम कहीं पे भी कंडक्ट होता है उस क्राइम सीन को जो है वो सॉल्व करने का मेन मकसद या जो उसका मेन सारा कुछ पर्पस होता है वो किस चीज़ पे बेस करता है, या जो भी हम कह सकते हैं कि मेथड होता है वो डिपेंड करेगा कि जहाँ पे भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की गई है वहाँ पे जो भी एविडेंसेस हैं उनकी कलेक्शन जो है वो किस तरह से की गई है, या हम ये इन अदर वर्ड्स हम ये कह लें कि जो इंपॉर्टेंट एविडेंसेस थे आइदर वो कलेक्ट किए गए हैं या नहीं किए गए, क्योंकि क्राइम सीन का जो सॉल्व करना होता है वो और डिपेंड करता है एविडेंसेस की कलेक्शन के ऊपर। ठीक है, बेसिकली क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशंस के कुछ स्टेप्स होते हैं जिनके अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो कैरी आउट किए जाते हैं, जिनको यूजुअली जो है वो 7S ऑफ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं। ठीक है, स्टेप्स हम देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं, जिसमें जो फर्स्ट स्टेप आ जाता है वो आता है सिक्योरिंग द सीन। मीन्स क्या कि सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो आता है कि सीन जहाँ पे भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है उसका जो भी सीन है एट द फर्स्ट साइड जो है वो जो देखा गया उसको सिक्योर करना, सिक्योरिंग द सीन। लाइक अगर हम कहते हैं कि कहीं पे जो है वो रॉबरी हुई है और साथ साथ जो है वो मर्डर हुआ है, अब एट द स्पॉट जो भी फॉरेंसिक साइंस का जो साइंटिस्ट है या जो भी एनालिस्ट है, इन्वेस्टिगेटर है, जो वो वहाँ पे पहुँचेगा तो वो फर्स्टली क्या करता है, सीन को जो है वो सिक्योर करता है कि मीन्स कि कोई इंटरप्शन ना हो सके, कोई एविडेंस जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो सके, कोई भी जो है वो जो भी एविडेंसेस हैं उनकी कंटेमिनेशन ना हो सके, किसी भी जो भी एविडेंसेस वहाँ पे मौजूद है वो वहाँ से रिमूव ना हो सके। तो सबसे पहले जो होता है वो सिक्योरिंग द सीन। नेक्स्ट आता है सेपरेटिंग द विटनेस। सेपरेटिंग द विटनेस मीन्स क्या कि अगर उस जगह पे उस एरिया में कोई उनको विटनेस मिलता है तो उस विटनेस को जो है वो इस जगह से जो है वो सेपरेटिंग द विटनेस जिसने जो है जिसके सामने क्राइम जो है वो कंडक्ट हुआ है, क्रिमिनल एक्टिविटी कोई भी हुई है, उसको वहाँ से जो है वो सेपरेट करना, या मीन्स ये कह लें कि अपनी कस्टडी में लेना ताकि जो है वो उसे इन्वेस्टिगेट किया जा सके। स्कैनिंग द सीन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है। स्कैनिंग द सीन का मतलब ये कि वो स्कैनिंग करना कि वहाँ पे कोई जो है वो ऐसी चीज़ मौजूद है जो क्या कर सकती है उस क्राइम को या जो है वो सॉल्व या क्रिमिनल एक्टिविटी को सॉल्व करने में हेल्प कर सकती है। तो बेसिकली स्कैनिंग की जाती है ताकि वो क्या कर सकें कि कोई इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ उनको वहाँ पे मिल सके, या कोई इंपॉर्टेंट विटनेस मिल सके, या कोई इंपॉर्टेंट लाइक अगर कहीं पे मर्डर हुआ है तो कोई मर्डर के लिए जो भी उन्होंने टूल यूज़ किया है वो मिल सके। ठीक है, सीइंग द सीन। उसके बाद सीइंग द सीन मीन्स के सीन को जो है वो डिटेल में जो है वो देखना ताकि आइडिया हो सके कि एक्चुअल में क्या हुआ, सीइंग द सीन। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट स्केचिंग द सीन। मतलब क्या कि जब उन्होंने सारा कुछ एविडेंसेस देख लिए, सारा कुछ स्कैनिंग कर ली, सीन कर लिया, उसके बाद वो क्या करते हैं कि एक स्क्रीन को जो है वो माइंड के सेट के अंदर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि स्केचिंग की जाती है, जिसके जरिए क्या करते हैं एक्चुअली वो ये फाइंड आउट करने की करते हैं कि जिस जगह पे भी जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है एक्चुअली वहाँ पे हुआ क्या। लाइक दैट अगर हम कहें कि कहीं पे रॉबरी हुई है और साथ में जो है वो मर्डर हुआ है, तो बेसिकली
स्केचिंग द सीन के अंदर वो ये होता है कि कहाँ से बेसिकली एंट्री हुई, फर्स्ट उनका स्टेप क्या था, सेकंड क्या था, किस तरह से, या मीन्स स्केचिंग के अंदर मीन्स ये कि उन्होंने कौन कौन से पार्ट के अंदर या किस किस जगह के अंदर जो है उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ की, किस तरह से जो है उन्होंने मर्डर किया, या जो मर्डर करने का वे था उनका, वो उन्होंने इधर कोई गन यूज़ की है या कोई भी फोर्स अप्लाई करके किसी भी चीज़ के साथ जो है वो मर्डर किया है। तो बेसिकली स्केचिंग द सीन के अंदर वो सारे के सारे स्टेप्स या वो सारे के सारे पाथवेज या वो सारे के सारे एरियाज जहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी हुई होती है और उसके और किस तरह से वो क्रिमिनल एक्टिविटी की गई है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो सीन की स्केचिंग की जाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सर्चिंग फॉर एविडेंस। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्टेप आ जाता है वो एविडेंस की सर्चिंग आ जाता है। मीन्स जहाँ पे जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी होती है ऑब्वियसली हम कहते हैं कि कुछ ना कुछ एविडेंसेस जो है वो वहाँ पे ज़रूर होते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाता है एविडेंस की कलेक्शन करना और एविडेंस की सर्चिंग, बेसिकली जहाँ पे सारा कुछ इन्वॉल्व होगा कि कौन कौन से एविडेंसेस मिल सकते हैं। कोई फिजिकल एविडेंसेस मौजूद हैं, कोई बायोलॉजिकल एविडेंसेस मौजूद हैं, कोई फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं, या फिर अगर कोई भी गन से जो है फायर किया गया है तो गन की जो फायर्स हैं बुलेट्स होती हैं उनकी केसिंग्स मौजूद हो सकती हैं। तो बेसिकली एविडेंसेस की कलेक्शन का इंपॉर्टेंट, और एट द एंड जो है वो सिक्योरिंग एंड कलेक्टिंग एविडेंसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेप आ जाता है वो फिर जो भी एविडेंसेस आते हैं उनको सिक्योरिंग एंड कलेक्टिंग एविडेंसेस, सिक्योरिंग एंड कलेक्टिंग एविडेंसेस। और लास्ट वन हम ये कह सकते हैं कि सिक्योर किए हुए जितने भी हमारे पास कितने भी कलेक्ट किए हुए एविडेंसेस आते हैं, फिर उनका नेक्स्ट स्टेप जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है कि उनका जो है वो एनालिसिस किस तरह से करना है, या फिर हम ये कह लें कि जो भी हमारे पास जितने भी हमारे पास एविडेंसेस आते हैं उनकी एग्जामिनेशन की जाती है और उस एग्जामिनेशन की बेसिस पे जो है वो फाइंड आउट किया जाता है कि सस्पेक्ट कौन है या फिर जो विक्टिम है वो एक्चुअल में विक्टिम है कौन, सस्पेक्ट है कौन, किस तरह से जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटी की गई, कौन सा जो है वो टूल यूज़ किया गया। तो वो बेसिकली एविडेंसेस की बेसिस पे जो है वो कैसे भी जो है वो क्राइम सीन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आता है कि अगर हम यहाँ पे देखें क्योंकि मुख्तलिफ स्टेप्स हैं तो यहाँ पे हमने एक सर्चिंग का जो है वो लिखा हुआ है कि सर्चिंग ऑफ एविडेंस। ठीक है, सर्चिंग करने के एविडेंस की जो सर्चिंग होती है उसके बेसिकली 4 डिफरेंट मेथड्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं या 4 डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं जिनके जरिए वो क्या करते हैं एविडेंसेस की सर्चिंग करते हैं। मीन्स क्या कि अगर हम कोई कहते हैं कि कोई भी एरिया है जहाँ पे कोई भी क्राइम हुआ है, सर्चिंग ऑफ एविडेंस। ठीक है, अब एविडेंसेस जो हैं उनको सर्च करना है तो उसके लिए क्या करते हैं 4 डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं जिनको वो फॉलो किया जाता है, जिसके अंदर 4 डिफरेंट पैटर्न्स हैं जिनको फॉलो करते हैं कोई भी क्राइम सीन जहाँ पे हुआ है वहाँ से एविडेंसेस की सर्चिंग के लिए। ठीक है, जिसमें फर्स्ट जो पैटर्न आ जाता है वो आता है ग्रिड का। ग्रिड पैटर्न, ठीक है, और अगर मैं ग्रिड पैटर्न ड्रॉ करूँ तो बेसिकली ग्रिड क्या होता है कि जो भी एरिया है जहाँ पे कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी जो है वो की गई है, ग्रिड्स के अंदर जो है वो क्या करते हैं उसकी सर्चिंग करते हैं। लाइक अगर हम कह देते हैं कि ये एरिया है जहाँ पे कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है तो इस तरह से सर्चिंग होगी, देन इस तरह से सर्चिंग होगी ताकि जितने भी एविडेंसेस उस एरिया में मौजूद हैं वो फाइंड आउट किए जा सकें, वो सर्च किए जा सकें और वो कलेक्ट किया जा सके। ठीक है, मीन्स क्या कि अगर हम ये कहते हैं कि ये वाला इतना पोर्शन है, ये वाला रूम है जहाँ पे कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी की गई है तो ग्रिड पैटर्न होता है एविडेंसेस के सर्चिंग का, जिसके लिए हम एक दफ़ा जो है वो पूरे रूम को इस डायरेक्शन में सर्च करते हैं, दैन पूरा रूम को इस डायरेक्शन में सर्च करते हैं ताकि कोई भी जो है वो हमारे पास अगर कोई भी एविडेंस जो है वो पीछे ना रह जाए। ठीक है, उसके अलावा जो होती है वो होती है स्पाइरल। ठीक है, स्पाइरल अगर हम देखें कि स्पाइरल पैटर्न क्या होता है एविडेंसेस की सर्चिंग का, स्पाइरल के अंदर बेसिकली स्पाइरिकली हम जैसे कहते हैं सर्कल के अंदर हम सर्चिंग करना स्टार्ट करते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरा एक पूरा जो रूम है उसकी मैंने इस तरह से सर्चिंग करनी है। ठीक है, तो ये मेरी क्या कहलाएगी स्पाइरल सर्चिंग, कि अगर मेरे पास इसी तरह से एक रूम था तो मैंने एक सेंटर से जो है वो स्टार्ट करना शुरू किया रूम के और देन मैंने अकॉर्डिंगली जो है वो उस पूरे रूम के अंदर सर्च किया, तो ये मेरा क्या आ जाएगा स्पाइरल सर्चिंग आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है लीनियर। लीनियरली सर्चिंग होती है। ठीक है, पैटर्न फॉलो किया जाता है, लीनियर का आता है।
ठीक है। लीनियर किसी भी मीन्स के लीनियर डायरेक्शन के अंदर जो है वो सर्चिंग की जाती है। लाइक अगर जो भी रूम है उसके अंदर मैं लीनियरली सर्च करती हूँ तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर पैटर्न, ठीक है। और जो फोर्थ पैटर्न जो यूजुअली हम फॉलो करते हैं एविडेंसेस के सर्चिंग के अंदर आता है, वो आता है क्वाड्रेंट और जोन सर्चिंग जिसको हम कहते हैं, ठीक है। फोर्थ है क्वाड्रेंट और जोन सर्चिंग। क्वाड्रेंट और जोन जैसे हम कहते हैं ना कि छोटे छोटे क्वाड्रेंट्स के अंदर हम डिवाइड कर लेते हैं या फिर छोटे छोटे जोन्स बनाते लेते हैं, ठीक है। लाइक अगर हम ये कहते हैं कि ये एक कमरा है जहाँ पे कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है जिसके अंदर से हम क्या करना चाह रहे हैं, अपने एविडेंसेस की कलेक्शन करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि उस पूरे के पूरे रूम को छोटे छोटे जोन्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर लेते हैं, या फिर इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड करके देन हम क्या करते हैं 1 बाय 1 जो है हर एक क्वाड्रेंट को एग्जामिन करते हैं और वहाँ से जो है वो एविडेंस कलेक्ट करता है। अब ये 4 जोन्स हो गए, मजीद भी जो है वो ज़्यादा डीपली अगर एविडेंसेस की कलेक्शन करनी हो तो इसको मजीद जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेंट और जोन सर्चिंग, जिसके अंदर क्या करते हैं कि जहाँ पे भी जो भी एरिया है जहाँ पे कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की गई है, जहाँ से एविडेंसेस कलेक्शन करने हैं, उस पूरे एरियाज़ को जो है वो डिफरेंट जोन्स के अंदर डिवाइड करके देन वहाँ पर जो है वो एविडेंसेस की सर्चिंग की जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली 4 पैटर्न्स होते हैं जो सर्चिंग के अंदर यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एविडेंसेस की हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं। यूजुअली जो है वो 2 टाइप्स के एविडेंसेस होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं, एग्जामिनेशन की जाती है या जिनकी बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि कोई भी क्राइम सीन जो है वो सॉल्व किया जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि उन एविडेंसेस की कलेक्शन की बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा सस्पेक्ट्स होते हैं या जो भी विक्टिम्स होते हैं उनकी हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ एविडेंस नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ एविडेंस। ठीक है, यूजुअली 2 टाइप्स के होते हैं जिसमें एक फिजिकल एविडेंस आ जाता है और सेकंड आ जाता है बायोलॉजिकल, ठीक है। अक्सर जो क्लासिफिकेशन है वो ट्रेस एविडेंसेस की बेसिस पे भी की है। ट्रेस एविडेंसेस मीन जो बहुत ज़्यादा माइन्यूट अमाउंट के अंदर की जाती है, और कुछ जगह पे जो है वो आपको इंडिविजुअल या ग्रुप बेस्ड जो है वो एविडेंसेस की बेसिस पे भी जो है वो एविडेंसेस को जो है वो क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। क्लास मीन्स क्लास एविडेंसेस मीन्स वो जो है किसी स्पेसिफिक क्लास से बिलोंग रखते हो। लाइक अगर हम कह सकते हैं कि शूज़ प्रिंट्स हैं या टायर प्रिंट्स हैं या इस तरह की चीज़ें। इंडिविजुअल प्रिंट्स जो हम कह सकते हैं कि किसी एक सिंगल इंडिविजुअल के हो सकते हैं। लाइक हम कहते हैं कि जो हमारे पास फिंगर प्रिंट्स आते हैं, ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई ब्लड का सैंपल मिल गया या कोई हेयर का हो गया, तो जो किसी एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल का हो सकता है। इसके अलावा जो कॉमनली एविडेंसेस की जो क्लासिफिकेशन की जाती है वो बेसिकली फिजिकल और बायोलॉजिकल जो है वो हमारे पास होते हैं। फिजिकल के अंदर अगर हम देखें तो वो फिंगरप्रिंट्स हैं, फुटप्रिंट्स हैं, फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स, टायर प्रिंट्स, इसके अलावा शूज प्रिंट्स, टूल मार्क्स, फाइबर, शूज प्रिंट्स, फाइबर्स, टूल मार्क्स, वेपन्स, टूल मार्क्स, वेपन्स, बुलेट्स और शेल केसिंग, बुलेट्स शेल केसिंग्स, ठीक है। बायोलॉजिकल हमारे पास कौन कौन से होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स मीन्स यूरिन सैंपल हो सकता है, सीमन्स हो सकते हैं, या फिर विट्रस ह्यूमर्स हो सकते हैं। इस तरह के जो बायोलॉजिकल सैंपल्स होते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि लीगली जो है वो स्केलेटल मसल्स भी जिनको हम यूजुअली बोल सकते हैं कि जो यूज़ होता है क्राइम सीन्स की इन्वेस्टिगेशंस के लिए या क्राइम जिसने भी किया होता है सस्पेक्ट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। बॉडी फ्लूइड्स हो सकते हैं, हेयर्स हो सकते हैं, बॉडी फ्लूइड्स के अंदर ब्लड भी आ जाएगा, ठीक है, सब कुछ आ जाएंगे, हेयर्स। इसके अलावा प्लांट पार्ट्स हो सकते हैं या फिर नेचुरल फाइबर्स हो सकते हैं, प्लांट पार्ट्स या फिर नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। तो यूजुअली ये 2 टाइप्स के एविडेंसेस होते हैं
जो कहाँ से क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशंस जब भी होती हैं तो जहाँ पे भी क्राइम होता है वहाँ पे ये जो है वो दोनों टाइप्स के एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं, देन इनको एनालाइज किया जाता है और उसकी बेसिस पे जो है वो क्या किया जाता है, कोई भी क्राइम सीन जो है वो सॉल्व करता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो डिफरेंट एविडेंसेस होती हैं इनकी जो है वो किस तरह से एग्जामिनेशन की जाती है, कौन कौन से बेसिकली मेथड्स होते हैं जिनके ज़रिए क्या किया जाता है कि क्राइम सीन्स की इन्वेस्टिगेशन या एग्जामिनेशन होती है। ठीक है, जो भी हमारे पास हमने क्राइम सीन्स का देख लिया कि किस तरह से एविडेंसेस के बेसिकली स्टेप्स क्या क्या होते हैं, किस तरह से एविडेंसेस की सर्चिंग की जाती है, देन कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो डिफरेंट हमारे पास क्राइम सीन से एविडेंसेस आते हैं उनकी एग्जामिनेशन के लिए जो है वो कौन कौन से टाइप्स या मेथड्स हम ये कह सकते हैं कि या स्टेप्स इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि यूज़ किए जाते हैं। वेरियस टाइप ऑफ फिजिकल एविडेंसेस जो है वो हम कह सकते हैं कि कोई भी क्राइम अगर कहीं पे भी होता है तो वहाँ से डिफरेंट टाइप्स के बायोलॉजिकल या फिजिकल एविडेंसेस जो है वो मिलते हैं। Types of evidences and weightage found can assist investigator to develop a sense of how the crime was committed। जहाँ से जिस एरिया से जो उनको क्राइम एविडेंसेस मिलते हैं उनकी बेसिस पे वो क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि किस तरह से जो है वो कोई क्राइम कंडक्ट किया गया है, किस तरह से जो है वो कोई भी क्राइम जो है वो कमिटेड किया गया। नेक्स्ट आ जाता है कि किस तरह से जो एविडेंसेस आते हैं वो सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फर्स्ट स्टेप हम कह सकते हैं वो कहते हैं कि जो भी एविडेंसेस उनको वहाँ से मिलते हैं उसके अंदर फिजिकल मैचिंग का फर्स्ट आ जाता है। ठीक है, फर्स्ट जो मेथड है वो क्या है, फिजिकल मैचिंग। फिजिकल मैचिंग हम ये कह सकते हैं कि जितने भी फिजिकल एविडेंसेस वहाँ से कलेक्ट होते हैं तो वो उनको क्या करते हैं कि मैच करते हैं कि अगर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास हमारा जो सस्पेक्ट है अगर वहाँ से हमें जो है वो एविडेंसेस ऐसी जगह से मिले हैं जहाँ पे क्राइम किया गया और कुछ हमें वो उसी तरह के एविडेंसेस जो हैं वो जो भी हमारे पास सस्पेक्ट है तो उसके हम कह सकते हैं कि उससे रिलेटेड है, उससे मिलते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं फिजिकल मैचिंग के अंदर जितने भी वो जो फिजिकल एविडेंसेस होते हैं उनको मैच करके ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि आइदर जो है वो ये दोनों रिलेट करते हैं या नहीं करते। ठीक है, फिजिकल मैचिंग के अंदर यूजुअली क्या होता है कि जो डिफरेंट आइटम्स सच एज फिंगर प्रिंट्स हैं या फिर शूज़ प्रिंट्स हैं या फिर टायर इंप्रेशंस आते हैं, ग्लव प्रिंट्स हैं, टूल के इंप्रेशंस हैं, ब्रोकन ग्लास है, प्लास्टिक है, ग्लास या प्लास्टिक जो भी है उसके फ्रेगमेंट्स हैं या किसी भी पेपर के टॉर्न एजेस वगैरह हैं या टेप है या क्लॉथ्स हैं या कोई भी फाइबर के उनको पीसेस मिलते हैं तो वो उनको कलेक्ट करके क्या करते हैं, उनको मैचिंग करके जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि जो है वो एविडेंस आइदर कोई जो सस्पेक्ट है उससे रिलेट करते हैं या नहीं करते। ये जो एग्जामिनेशन होती है बेसिकली 2 लेवल्स पे होती है, जिसके अंदर जो है वो फर्स्ट लेवल होता है क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स का और सेकंड होता है एक्सीडेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स का। फिजिकल मैचिंग बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स और जो सेकंड होती है वो है एक्सीडेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब अगर मैं क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर बताऊं तो फिजिकल मैचिंग के अंदर क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स का जो फर्स्ट स्टेप होता है उसके अंदर वो बेसिकली क्या करते हैं कि उनको जो भी फिजिकल एविडेंसेस मिलते हैं वो ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली किस क्लास से बिलोंग रखते हैं। ठीक है, मीन्स क्या कि आइदर जो है वो ये किसी ग्लास का पीस है, आइदर जो है वो किसी प्लास्टिक का है, या फिर अगर कोई शूज़ मिले हैं तो शूज़ का जो प्रिंट मिला है आइदर वो मेल्स का है आइदर वो फीमेल्स का है, या फिर हम ये कह सकते हैं जो शू प्रिंट्स मिले हैं अगर हम देखें कि वो शूज़ प्रिंट जो है वो नंबर 9 का है तो बेसिकली हम बिलोंग कर सकते हैं कि ये किसी ऐसी क्लास से बिलोंग रखते हैं, मतलब या ऐसे किसी पर्सन से बिलोंग रखते हैं जो क्या करता है 9 नंबर का जो है वो शूज़ पहन सकता है। या हम ये कह सकते हैं किसी एक स्पेसिफिक ब्रांड्स का शूज़ जो है जिसका जो भी फुट प्रिंट्स होते हैं जो या सॉरी शूज़ जो प्रिंट्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं एक स्पेसिफिक पैटर्न के हो सकते हैं। तो हाँ, लाइक नाइक का अगर किसी ने शूज़ पहना हुआ नाइकी का, ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि उसका जो शूज़ प्रिंट आता है वो क्या होगा एक स्पेसिफिक प्रिंट होगा, तो हम ये कह सकते हैं हम रिलेट कर सकते हैं कि जो भी शू प्रिंट हमें एविडेंसेस के फॉर्म में मिला है वो क्या हो सकता है किस क्लास से बिलोंग रखता है या किस शूज़ की टाइप से बिलोंग रख सकता है, नाइकी से जो है वो बिलोंग रखता है।
एक्सीडेंटल करेक्टरिस्टिक्स बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अगर कहीं पे भी कोई एक्सीडेंटल हुआ, लाइक अगर हम कहें कि कोई कार है, ठीक है, वो हिट हुई है, कोई भी जो भी क्राइम सीन हुआ है, अगर वो हिट हुई है तो वहाँ पे उसका कोई टॉर्न पीसेस जो है वो वहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब कोई स्पेसिफिक कलर का जो है वो टॉर्न पीस हो सकता है, या कोई हम कह सकते हैं स्पेसिफिक मार्क्स हो सकता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि जो हमें हर एक पर्सन का जो है वो हम ये कह सकते हैं कि चलने का स्टाइल, या फिर जो फुट स्टाइल, फुट प्रिंट्स का जो होता है वो डायरेक्शन या स्टाइल हम कह सकते हैं कि डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो या हम इन अदर वर्ड्स अगर मोस्ट सिंपल कहें कि जो फिंगरप्रिंट्स अगर हम मिल सकते हैं, तो फिंगरप्रिंट्स को हम क्या कह सकते हैं कि एक्सीडेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक पर्सन से जो है वो रिलेट करती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट का जो हमारे पास आता है वो फिंगरप्रिंट मैचिंग आता है, जो सेकंड क्राइम सीन्स की इन्वेस्टिगेशन होती है। सबसे पहले हम फिजिकल मैचिंग देन कर लिया, उसके बाद फिंगरप्रिंट मैचिंग। फिंगरप्रिंट मैचिंग के हमने जो है वो बहुत सारे स्टेप्स देख लिए कि किस तरह से जो है वो फिंगरप्रिंट्स को क्या करते हैं, वो एनालाइज करते हैं, या किस तरह से जो है वो फिंगरप्रिंट्स को यूज़ किया जाता है किसी भी सस्पेक्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए, या जहाँ पे भी, जिस जगह पे भी, जिस एरिया में भी कोई क्राइम हुआ है उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जितने भी अगर फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जो भी चाहे वो इंडिविजुअल के हों या फिर जितने भी उनको जो है जिस एरिया से फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं उनको वो कलेक्ट करते हैं। देन वो क्या करते हैं कि जितने भी विटनेसेस होते हैं या फिर जो भी गिल्टी पर्सन हो सकता है या जो भी सस्पेक्ट्स हो सकता है, उनके फिंगरप्रिंट्स की मैचिंग करके देन वो फाइंड आउट करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि आइदर सस्पेक्ट जो है वो कौन सा है कौन नहीं है। तो इसके लिए बेसिकली हमने कहा था कि स्टार्टिंग में जो था वो मैनुअली किया जाता था, लेकिन अब जो है वो ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यूज़ किया जाता है, जिसके ज़रिए वो इस तरह के लोग जो ऑलरेडी किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो उनके साथ भी उन फिंगरप्रिंट्स को मैच करेंगे। कोई सस्पेक्ट है, कोई विटनेस्ड है, तो उनके साथ भी जो है वो क्या करते हैं, उन फिंगरप्रिंट्स की मैचिंग करते हैं। उसके बाद हेयर एंड फाइबर एनालिसिस आ जाता है। हेयर एंड फाइबर एनालिसिस, ठीक है। हेयर एंड फाइबर एनालिसिस का क्या है, आपको पता है कि अगर हम कहते हैं कि कभी भी हम क्रिमिनल क्राइम सीन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अगर कोई भी पर्सन जो है किसी भी जगह पे क्राइम अगर हुआ है तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कुछ जो पर्सन भी जो भी जिसने भी जो है वो क्राइम किया है वो वहाँ पे कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर लेफ्ट करके जा सकता है। लाइक क्या हो सकता है कि जिसमें उसके हेयर्स हो सकते हैं, या फिर जो भी फाइबर अगर कोई भी उसने जो है वो पहने हुए उसका कोई पीस हो सकता है, या फिर जो भी उसकी फिंगर्स हैं लेफ्ट उसके फिंगर प्रिंट्स आ सकते हैं, जो शूज़ उसने पहने हुए शूज़ प्रिंट्स आ सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर कहीं पे भी जो है वो कोई उसकी बॉडी के ऊपर कोई कट लग गया है तो ब्लड अगर कहीं से फ्लो कर गया है तो ब्लड वहाँ पे मौजूद हो सकता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई फ्लूइड अगर बॉडी से जो है वो एक्सक्रीट हो गया तो वो फ्लूइड जो है वो वहाँ पे हो सकता है। तो वहाँ पे बेसिकली हेयर एंड फाइबर एनालिसिस के अंदर क्या करते हैं कि जितना भी अगर जहाँ पे भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की गई है वहाँ से जो है वो इस तरह का सैंपल्स हेयर का फॉर्म में मिल रहा है या फाइबर के फॉर्म में मिल रहा है, उसको कलेक्ट करते हैं। देन वो क्या करते हैं, इसको एनालाइज करते हैं। आपको पता है कि हेयर्स के अंदर हम कहते हैं कि अगर रूट से जो है वो हेयर अगर निकला हुआ हो तो उसके साथ जो है वो क्या हो सकता है, डीएनए एनालिसिस करके भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हेयर एंड फाइबर्स को एनालिसिस को बेसिकली क्या करते हैं, यूज़ करते हैं क्राइम सीन्स, मतलब एक इंपॉर्टेंट हम एविडेंस कह सकते हैं। तो इसीलिए जहाँ जितने भी वहाँ पे हेयर्स मिलते हैं, फाइबर्स मिलते हैं, उनकी कलेक्शन होती है। देन वो क्या करते हैं कि उनकी एग्जामिनेशन करेंगे डीएनए की बेस पे भी, मतलब अगर हेयर्स है तो हम कह सकते हैं कि डीएनए के बेस के लिए भी जो है एनालाइज करके क्या किया जा सकता है, फाइंड आउट कर सकते हैं कि डीएनए जो है वो मैच कर रहा है या नहीं। तो इस तरह से क्या करते हैं, हेल्प आउट करता है किसी भी सस्पेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जो बैलिस्टिक एनालिसिस आता है, फोर्थ हमारे पास है। बैलिस्टिक एनालिसिस बेसिकली क्या होता है, बैलिस्टिक का मतलब क्या है कि जो भी जो है वो गन है जो यूज़ की गई है किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर, किस तरह से जो है वो उसके अंदर फायर किया गया, किस डायरेक्शन में जो है वो फायर किया गया और किस तरह से जो है वो फायर किया गया। तो वो बेसिकली जो भी बुलेट्स उस जगह पे उस जगह एरिया के अंदर मिलती हैं, किस तरह से जो है वो उसकी क्या डायरेक्शन थी, क्योंकि जिस तरह से अगर कोई भी विक्टिम है उसको बुलेट ने जो है वो हिट किया जाके किस तरह से जो है वो फायर किया गया, कहाँ से उसने जो है वो हिट किया गया, किस एंगल से जो है वो हिट किया गया,
तो बैलिस्टिक एनालिसिस के अंदर जो है वो बेसिकली ये स्टडी किया जाता है, ठीक है। मोस्ट केसेस के अंदर वो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के फायर आर्म्स यूज़ है, मतलब लाइक दैट इसके ज़रिए वो ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो भी गन यूज़ की गई है किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर, आइदर वो कोई हैंड गन थी या सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल था या फिर कोई रिवॉल्वर था, इसके अलावा लॉन्ग राइफल थी या फिर क्या था, कोई ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक लॉन्ग राइफल थी, शॉर्ट गन्स थी। मीन्स क्या है, बैलिस्टिक एनालिसिस के अंदर वो ये फाइंड आउट करते हैं कि अगर कहीं पे भी जो है वो कोई बुलेट उनको मिली है तो उस बुलेट से वो इन्फॉर्मेशन या ये इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं कि किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट, किस टाइप का गन या किस टाइप का टूल जो है वो यूज़ किया गया है फॉर द क्रिमिनल एक्टिविटी, ठीक है। अब जो बेसिकली बैलिस्टिक एनालिसिस होता है तो उसके अंदर भी जो है वो मजीद फर्दर दो चीज़ें आती हैं, जिसके अंदर एक तो बैलिस्टिक फिंगरप्रिंट आता है और सेकंड जो आती है वो बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी आती है, ठीक है। बैलिस्टिक एनालिसिस के अंदर भी दो चीज़ें आती हैं, बैलिस्टिक फिंगरप्रिंट और सेकंड बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी। बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी एनालिसिस, ठीक है। तो पहले से अच्छा, अब फर्स्ट है बैलिस्टिक फिंगरप्रिंट। आपको याद होगा हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि जो भी हमारे पास बुलेट्स होती हैं उनके पास ऊपर भी खास किस्म के फिंगरप्रिंट्स आते हैं, और वो जो खास किस्म के फिंगरप्रिंट्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं कि जो भी गन्स होती हैं जिनके अंदर जहाँ पे केसिंग होती है, जिसके अंदर जो है वो बुलेट्स को जो है वो होल्ड किया जाता है, तो उसके अंदर स्पेसिफिक किस्म के ग्रूव्स होते हैं, ग्रिडल्स बनी होती हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हम ये कह सकते हैं कि स्पेसिफिक जब बुलेट जो है वो उस गन से फायर की जाती है तो उसके ऊपर एक स्पेसिफिक पैटर्न बन जाता है, ठीक है। वो पैटर्न डिपेंड करता है कि जो भी ग्रूव्स हैं उनका एंगल क्या था, उनके दरमियान स्पेसेस क्या थी, तो वो डिफरेंट गन्स के अंदर डिफरेंट जो है वो केसिंग्स बनी होती है, डिफरेंट ग्रूव्स का स्टाइल या एंगल या स्पेसेस होती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हर एक जो भी गन जो यूज़ की गई है उसकी जो भी बुलेट फायर होती है उसके एक स्पेसिफिक किस्म का फिंगरप्रिंट बनता है। तो उस फिंगरप्रिंट को जो है वो आइडेंटिफाई इस पर्पज़ की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है कि किस टाइप का गन जो है या कौन सी स्पेसिफिक गन जो है वो यूज़ की गई है उस स्पेसिफिक बुलेट को फायर करने के लिए। बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी के बेसिकली क्या होता है, बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी के अंदर जो है वो बेसिकली ये फाइंड आउट किया जाता है कि जो भी बुलेट है वो फायर जो की गई है एक्चुअली वो किस एंगल पे फायर की गई है, या इन अदर वर्ड्स ये कह सके कि जो बुलेट फायर की गई है उसका जो पाथवे था उसने जो है वो किस तरह का पाथवे जो है वो उसने अडॉप्ट किया है। ट्रैजेक्टरी ऑफ बुलेट इज अ पाथ इट ट्रेवल फ्रॉम द टाइम टू लीव द बैरल ऑफ द गन टू द पॉइंट वेयर इट फाइनली हिट्स, ठीक है। मीन्स क्या कि ट्रैजेक्टरी के अंदर हम क्या करते हैं कि बुलेट ने जो है वो किस एंगल से फायर किया गया, देन उसने कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया है, कितना टाइम जो है वो उसने गन से लिफ्ट करने से लेकर और किसी भी जो भी विक्टिम था उसको हिट करने तक का उसने जो है वो कितना टाइम यूज़ किया। तो बेसिकली बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी के अंदर जो है वो हम ये फाइंड आउट करते हैं या ये एनालाइज करते हैं, जिसके ज़रिए फाइंड आउट किया जाता है कि जो भी विक्टिम था उसको जो है वो फायर जो उसके ऊपर किया गया कितनी दूर से किया गया, किस एंगल में किया गया, कितने हाइट के पर्सन ने किया, कितने डिस्टेंस से किया। तो बेसिकली बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी से जो है वो ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है वो है ब्लड स्पैटर एनालिसिस। ब्लड का हम कहते हैं, एक तो हमने कहा था कि ब्लड एनालिसिस वैसे भी हम करते हैं। ब्लड एनालिसिस करने का एक मेन मकसद ये होता है कि हम ये फाइंड आउट कर सकें कि जो भी अगर कहीं पे भी क्राइम हुआ है या कोई भी डेड बॉडी मिली है तो उसके जो है वो जब हम उसका ब्लड एनालिसिस करते हैं तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आइदर कोई जो है वो पॉइजन या किसी टॉक्सिक कंपाउंड की वजह से तो जो है वो उसका मर्डर नहीं हुआ। तो इसके अलावा जो है वो ब्लड स्पैटर एनालिसिस बेसिकली ब्लड की जो स्पैटरिंग हुई होती है उसका एनालिसिस किया जाता है ताकि फाइंड आउट किया जा सके कौन से टाइप का जो है वो टूल यूज़ किया गया है किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर, किस तरह से जो है वो हिट किया गया है। क्योंकि जो स्पैटरिंग ब्लड की जो स्पैटरिंग होगी, ठीक है, पैटर्न होगा जो ब्लड की स्पैटरिंग का तो वो डिफरेंट होगा अगर हम कह सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो बेसिकली हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हम देखते हैं कि जो ब्लड का पैटर्न है स्पैटरिंग का वो किस तरह से है, ताकि वो ये फाइंड आउट कर सकें कि जो भी टूल यूज़ किया गया है वो कौन सा टूल है, आइदर जो है वो गन से शूट किया गया है या फिर आइदर जो है वो किसी हार्ड चीज़ से जो है वो हिट किया गया है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है डीएनए एनालिसिस। डीएनए एनालिसिस जैसा कि हमें पता है कि हम ये कह सकते हैं कि स्केलेटल मसल या हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी क्राइम लीगली जो बेसिकली अगर हम कह रहे हैं कि हम फॉरेंसिक साइंसेस के अंदर हम काम कर रहे हैं तो जो भी एविडेंसेस होते हैं जिनका हम डीएनए एनालिसिस करके बेसिकली लीगल तौर पे जो है हम कह सकते हैं कि उन एविडेंसेस से हम इन्फॉर्मेशन इवॉल्व करके किस तरह से जो है वो डिफरेंट क्राइम सीन्स को सॉल्व करने में हेल्प आउट कर सकते हैं। तो डीएनए एनालिसिस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्राइम सीन के जो एविडेंसेस होते हैं उनकी एग्जामिनेशन के अंदर। डीएनए एनालिसिस आपको पता है कि डीएनए
जो है वो स्पेसिफिक पैटर्न होता है। हम कह सकते हैं कि दो अगर हमें कहीं से भी कोई भी पार्ट मिलता है, लाइक अगर हमें ब्लड का सैंपल मिल गया है या फिर हमें कोई भी फ्लूइड मटेरियल मिल गया है, वो कलेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, उसका डीएनए एनालाइज करके देन हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ पे भी क्रिमिनल एक्टिविटी पे हमें जो भी मिला है सैंपल मिला है, लाइक चाहे वो हेयर का है या कोई बॉडी फ्लूइड का है या कोई भी सीमेंस की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म के अंदर हमें जो फ्लूइड मिला है, तो वहाँ से कलेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, डीएनए एनालाइज करके दोनों के डीएनए के मैचिंग करके क्या किया जा सकता है, फाइंड आउट किया जा सकता है कि आइदर जो भी सस्पेक्ट है, जो भी गिल्टी पर्सन है वो कौन सा है। ठीक है, तो डीएनए के एनालिसिस के अंदर जो है वो बेसिकली क्या करते हैं कि जितने भी कोई ब्लड मिलता है, सीमन सेल मिलता है, सीमिनल फ्लूइड मिलता है, स्लाइवा है, स्किन है, या कोई भी जो है वो हेयर के रूट टिश्यूज़ भी मिलते हैं, तो वो उनको कलेक्ट करके देन वो क्या करते हैं, डीएनए की सीक्वेंसेस को जो है वो या डीएनए के सैंपल्स को जो है वो मैच करके क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कि कौन सस्पेक्ट है या क्या है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है वो फॉरेंसिक पैथोलॉजी और फॉरेंसिक पैथोलॉजी। ठीक है, फोरेंसिक पैथोलॉजी बेसिकली क्या होता है कि जिसके अंदर क्या करते हैं कि जो भी अगर कोई भी डेड बॉडी वहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी जहाँ पे या जो भी क्राइम हुआ है वहाँ पे अगर कोई भी डेड बॉडी मिलती है तो वो डेड बॉडी को एग्जामिनिंग की जाती है पैथोलॉजी के अंदर। मीन्स यहाँ के बॉडी की जो है ऑटोप्सी कहते हैं। ऑटोप्सी के अंदर क्या करते हैं कि जो भी बॉडी है उसको जो है वो इंटरनल पार्ट्स की और एक्सटर्नल पार्ट्स की जो है वो एग्जामिनेशन करते हैं, जिसकी बेसिस पे जो है वो फाइंड आउट करते हैं कि जो भी डेड बॉडी है उसकी कॉज और डेथ की कॉज क्या है, या फिर ये क्या जाता है कि टाइम ऑफ डेथ क्या है। बेसिकली फोरेंसिक पैथोलॉजी के अंदर क्या होता है कि एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जामिनिंग होती है बॉडी की, और इसके ज़रिए क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि कॉज ऑफ डेथ, कि डेथ की जो है वो वजह क्या बनी है, और सेकंड क्या कि जो डेथ हुई है उसका वो टाइम ऑफ डेथ क्या है, कि कितने टाइम से जो है वो डेथ हो चुकी है, टाइम ऑफ डेथ। ठीक है, दोनों के लिए जो डिफरेंट स्टेप्स कुछ मेथड्स जो है वो प्रोसीजर्स अडॉप्ट करते हैं। बेसिकली टाइम ऑफ अगर डेथ जो है वो ऑब्जर्व करना है तो उसके लिए जो है वो 4 डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर कौन कौन से होता है, टाइम ऑफ डेथ के अंदर जो फर्स्ट इंडिकेटर आता है वो बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, टाइम ऑफ डेथ फाइंड आउट करने के लिए बॉडी टेम्परेचर, सेकंड जो इंडिकेटर हो सकता है वो है डिग्री ऑफ रिगॉर मोर्टिस, रिगर मोर्टिस। थर्ड आता है पोस्टमार्टम लाइविडिटी, पोस्टमार्टम लाइविडिटी, और फोर्थ वन आ जाता है डीकम्पोजिशन। ठीक है, तो बेसिकली ये 4 इंडिकेटर्स होते हैं जो यूज़ करते हैं वो ये फाइंड आउट करने के लिए कि जो भी पर्सन है, जो भी अगर किसी क्राइम सीन से कोई डेड बॉडी मिली है तो उसकी जो है वो डेथ को कितना टाइम हो चुका है। ठीक है, उसके अंदर बॉडी टेम्परेचर फर्स्टली जिसको एल्गोर मोर्टिस भी कहा जाता है, बॉडी टेम्परेचर के अंदर जो भी डेड बॉडी होती है उसका जो है टेम्परेचर के बॉडी का जो टेम्परेचर है उसके अंदर जो है वो कितना जो है वो डिक्रीज़ आ चुका है। ठीक है, मतलब किस हद तक बॉडी जो है वो कोल्ड हो चुकी है, उसकी बेसिस पे जो है वो फाइंड आउट करते हैं कि जो डेड बॉडी है वो कितने टाइम की या कितने टाइम की पुरानी है। ठीक है, यूजुअली जो कंसीडर किया जाता है वो ये क्या है कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये कंसीडर किया गया है कि हर घंटे के बाद जो है वो बॉडी का टेम्परेचर 1 to 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम होता है। तो इट्स मीन के जितना बॉडी का टेम्परेचर कम होगा 1 आवर के हिसाब से जो है वो कैलकुलेट कर लिया जाता है कि डेड बॉडी जो है वो कितनी पुरानी है। ठीक है, उसके बाद रिगर मोर्टिस है। रिगर मोर्टिस की बेसिस पे जो है वो स्टिफनिंग ऑफ मसल्स देखा जाता है कि जो भी मसल्स है डेड बॉडी के वो किस हद तक जो है स्टिफेंड हो चुके हैं। ठीक है, यूजुअली ये कंसीडर किया जाता है कि 12 घंटे के डेड बॉडी के 12 घंटे के बाद जो है वो मसल्स की स्टिफनिंग जो होना जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद 12 आवर्स तक जो है वो स्टिफनिंग रहती है, और जब मतलब 12 और 24 आवर्स हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जो भी मसल्स होते हैं वो फ्लैसिड होना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि क्या फाइंड आउट किया जा सकता है कि मसल्स जो है वो उनकी कितनी स्टिफनिंग हो चुकी है, या फिर स्टिफनिंग हो रही है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि दोबारा फ्लैसिड स्टेट्स के अंदर वो वापस आ चुके हैं। तो उसकी बेस पे वो क्या करते हैं कि टाइम ऑफ डेथ जो है वो फाइंड आउट करते हैं कि जो भी डेड बॉडी है वो कितने टाइम पुरानी है। ठीक है, उसके बाद पोस्टमार्टम लाइविडिटी है। पोस्टमार्टम लाइविडिटी के अंदर जो है वो बेसिकली क्या करते हैं, वो ये फाइंड आउट करते हैं कि जो भी स्किन है उस स्किन की जो है वो स्टेनिंग हुई है या डिस्कलरेशन हुई है। मीन्स क्या कि जैसे जैसे हम कहते हैं कि डेड बॉडी की डेथ का जो है वो टाइम गुजरता जाता है, जो भी बॉडी होती है उसकी डिस्कलरेशन मीन्स ये कह लें कि पर्पल कलर के स्टेन्स जो है वो बॉडी के ऊपर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो किस हद तक बॉडी के ऊपर जो है वो बॉडी की डिस्कलरेशन हुई है, किस हद तक जो है वो स्टेन्स जनरेट हुए हैं, किस हद तक जो है वो बॉडी जो है वो पर्पल हुई है, उसकी बेस पे वो क्या करते हैं टाइम ऑफ डेथ जो है इवेलुएट करते हैं।
नेक्स्ट लास्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन क्या होता है, अगर हम कहते हैं कि कहीं पे किसी ऐसी जगह पे जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटी की गई है, कहीं पे जो है वो जो डेड बॉडी है वो काफ़ी अरसे के बाद मिलती है, तो हम कह सकते हैं कि अगर फेस से या बाकी इंडिकेटर से जो है वो आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है कि बॉडी जो है डेड बॉडी कितना अर्सा पुरानी है, तो उसके लिए फिर वो क्या करते हैं, डीकम्पोजिशन देखते हैं। डीकम्पोजिशन मीन्स के बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो किस हद तक डीकम्पोज हो गए हैं, उसकी बेसिस पे जो है वो क्या इवेलुएट करते हैं कि टाइम ऑफ डेथ के जो डेड बॉडी है वो कितनी टाइम जो है वो पुरानी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कॉज ऑफ डेथ। कॉज ऑफ डेथ जो है वो डिफरेंट हो सकती है, जिसमें लेजिरेशन और स्टैबिंग हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट आ सकता है लेजिरेशन और स्टैबिंग, मीन्स किसी चाकू के वार से या किसी नोकदार चीज़ से जो है वो हिट करके कत्ल किया गया है। नेक्स्ट जो आ सकता है वो शूटिंग के, आइदर जो है वो गन से शूट करके जो है वो डेड कत्ल किया गया है। ब्लंट फोर्स ट्रॉमा। ब्लंट फोर्स ट्रॉमा मीन्स किसी हैवी चीज़ से जो है वो उसको हिट किया गया है, ट्रॉमा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एस्फाइक्सिएशन, मीन्स ऑक्सीजन की शॉर्टेज या फिर हम जिसको कहते हैं कि सफोकेशन की वजह से जो है फिक्सिएशन, ठीक है, जिसे हम सफोकेशन या हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से आइदर डेथ कॉज हुई है। इलेक्ट्रोक्यूशन मीन्स इलेक्ट्रिक शॉक देके जो है वो कत्ल किया गया या इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से कत्ल हुआ है। डिप्राइविंग नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, जो लाइफ की नेसेसिटीज़ के लिए रिक्वायर्ड होती हैं उनकी कमी की वजह से जो है वो डेथ हुई है। ठीक है, तो बेसिकली ये बेसिक कॉजेज़ होती हैं जिनकी बेसिस पे जो है वो क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि क्या है और किस तरह से जो है वो किसी भी पर्सन की डेथ हुई है। ठीक है, इसके अलावा जो है फॉरेंसिक ऑडेंटोलॉजी होती है। फॉरेंसिक ऑडेंटोलॉजी का काम क्या होता है, ठीक है, टीथ का बेसिक फॉरेंसिक ऑडेंटोलॉजी के अंदर क्या किया जाता है, टीथ का एनालिसिस करके जो है वो फाइंड आउट करते हैं कि डेड बॉडी किसकी है, या कोई भी हम कह सकते हैं कि रिलेटिव इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो है फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी काम करती है, जो बेसिकली डिफरेंट जो डीकम्पोज जो बॉडी हो रही थी उसके ऊपर जो बग्स वगैरह अगर आ जाते हैं तो उनके लाइफ साइकिल से जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो है वो, या फिर ये कि डेड बॉडी जो है वो कितनी पुरानी है। इसके अलावा फॉरेंसिक इंजीनियरिंग जो है वो काम करती है। फोरेंसिक इंजीनियरिंग जो है वो बेसिकली किस चीज़ पे काम करती है कि अगर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर जो है वो कोई भी कार यूज़ की गई है या कोई भी जो है वो इस तरह का जो है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई है किस तरह से कोलैप्स हुई है उसकी वजूहात फाइंड आउट करना, कोई स्ट्रक्चरल फेलियर है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एक्सप्लोजन जो है वो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर यूज़ किया गया तो उसकी बेसिस पे जो है वो इवेलुएट करती है। ठीक है, नेक्स्ट फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट एनालिसिस होता है जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की जाती है ताकि क्या किया जा सके, जितने भी एविडेंसेस आए हैं उनको जो है वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म के अंदर रख सकें। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ जिसमें हमने बेसिकली देखा कि किस तरह से हमारे पास क्राइम सीन्स के डिफरेंट एविडेंसेस आते हैं, उनकी कलेक्शन की जाती है, किस तरह से कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जो कैरी आउट किए जाते हैं ताकि हम इनकी एग्जामिनेशन की जा सके, और इस तरह से जो इनके पास हमारे पास रिजल्ट आते हैं उनको हम लीगली तौर पर जो है वो क्राइम सीन्स को सॉल्व करने के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।